नमस्कार आप सभी को। मैं सत्या भारद्वाज सर भारद्वाज आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और कल जो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था उसी चैप्टर का आगे हम पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं आप सबको। और उस चैप्टर का नाम है द एडवेंट ऑफ यूरोपीय कंपनीज इन इंडिया। कल मैंने आप सबका बताया था कि यूरोपीय कंपनियों में 5 मेजर कंपनी इंडिया में आई थी। फर्स्ट में पोर्तुगीज थे, पुर्तगाल के रहने वाले। सेकंड डच थे, नीदरलैंड के रहने वाले। थर्ड में ब्रिटिश आए। फोर्थ में डेनिश आए, डेनमार्क के रहने वाले। और लास्ट में जो है वो फ्रांसीसी आए और फ्रांस के रहने वाले। और इसमें मैंने बताया था कि इन लोगों के आने से पहले भारत में अरबियन कंट्री का भारत के साथ अच्छा खासा संबंध था, व्यापारिक संबंध था। तो वो मैं बता रहा हूँ कि ट्रेड रिलेशन किन किन अरबियन कंट्री के साथ था। तो पहले याद रखना है टर्की के साथ यानी तुर्की के साथ, ग्रीक यानी यूनान के लोगों के साथ, और फाइनली इजिप्ट यानी मिस्र के लोगों के साथ। भारत का व्यापार यूरोपीय कंट्री के आने से पहले इन लोगों के साथ चलता था। भारत में 2 इंपॉर्टेंट स्टेट के बारे में मैंने बताया था, एक गुजरात और एक केरला, जिसका व्यापार जो है अरबियन कंट्री के साथ पहले हुआ करता था। अच्छा, अब उसके बाद जो है मैंने बताया था कि इन लोगों के आने के पीछे एक तो रीजन था इकोनॉमिक रीजन यानी आर्थिक कारण, पैसे ये लोग कमाना चाहते थे। तो आखिर इन लोगों ने चुनाव जो है वो इंडिया का ही क्यों किया। सवाल है कि ये फ्रांस में क्यों नहीं गए या फिर अमेरिका क्यों नहीं चले गए, किसी दूसरे देश में क्यों नहीं चले गए। तो इसके पीछे एकमात्र रीजन है कि इंडिया जो है रिसोर्सेस के मामलों में, रिसोर्स का मतलब होता है दोस्तों संसाधन, यानी संसाधन के मामले में वेस्टर्न कंट्री से काफ़ी ज़्यादा आगे था। जैसे भारत को आप लोगों ने सुना होगा, अक्सर कहानियों में कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया था। तो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता है, इसके पीछे अब भी मैं रीजन बता रहा हूँ कि आखिर कैसे सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्या इसके पास इतना ज़्यादा धन था जितना दुनिया में किसी और कंट्री के पास नहीं था? बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, किसी और देश के पास उतना धन नहीं था जितना धन भारत के पास था। और ये बातें कैसे साबित होगी कि भारत के पास उतना ज़्यादा धन था? तो मैं आपको बता दूं, जो रिसोर्स इंडिया में मिलते थे वो रिसोर्स जो है, इसके बारे में एक वेनिस के रहने वाले, वेनिस इटली में पड़ता है, काफ़ी फेमस शहर है, और वहाँ के रहने वाले मार्को पोलो एक नेविगेटर था। मार्को पोलो ने भारत के रिसोर्सेस के बारे में बताया है कि भारत में वो रिसोर्सेस पाए जाते थे जो वेस्टर्न कंट्री में और अरबियन कंट्री में, इवन कहे दुनिया में कहीं और नहीं मिलते थे। आप इतना समझ लो। वो मार्को पोलो कब और कैसे बताया, तो इसके लिए 2 फैक्ट लेंगे। एक तो ये लेंगे और दूसरी बात है, दादा भाई नौरोजी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लिबरल लीडर थे और भारत के एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, अर्थशास्त्री रहे हैं, तो उन्होंने भी एक बुक लिखा है पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिशर्स रूल इन इंडिया, जो 1867 में पब्लिश हुई थी। तो उसका भी हम डाटा यहाँ पे पढ़ाएंगे ताकि क्लियर कर पाए कि हाँ, भारत जो है वेस्टर्न और अरबियन कंट्री से सबसे ज़्यादा रिच था। आज जो भारत में बता रहा हूँ कि आज जो अमेरिका देख रहे हो आप, अमेरिका जो है अपने टोटल एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है अपने माल को बेचना। जैसे आप पंखा देख रहे हो, आप लाइट देख रहे हो, जितने भी इनोवेटिव चीजें हैं, या मोबाइल देख रहे हो या कंप्यूटर देख रहे हो, जो सेल करता है। तो देखो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को कि जो सेल करने वाला देश होता है वो ज्यादा धनी होता है, कारण कि वहां से प्रोडक्शन होगा तो सस्ते रेट पे बनाया जाएगा और उसको महंगे में जाकर के बेचेगा। लेकिन जो इंपोर्टर कंट्री होता है यानी आयात करने वाला, खरीदने वाला, वो गरीब होता है। जैसे भारत की गरीबी के पीछे एक कारण अब ये है, लेकिन पहले भारत इंपोर्टर कंट्री नहीं हुआ करता था, एक्सपोर्टर कंट्री हुआ करता था, यानी दूसरे देशों को सामान बेचने वाला। आज मैं अमेरिका को बता दूं, जो अपने टोटल एक्सपोर्ट रेट का, जो वर्ल्ड में पूरा एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, उसका 10.5% अमेरिका बेचता है। और भारत उस टाइम पे जो है अरबियन कंट्री के आने के टाइम पे मैं बता रहा हूं 27% अपने माल को एक्सपोर्ट करता था। जरा आप सोच सकते हैं और अंदाज लगा सकते हैं कि आज के अमेरिका जितना धनी है उससे 3 गुना ज्यादा भारत धनी हुआ करता था। लेकिन ये धन जो है एक्चुअल में भारत के धन को किसने लूटा, किसने ये पूरी तरह से बर्बाद किया, किसने भारत का एक्सप्लोटेशन किया, यही चीजें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप पढ़ोगे कि यूरोपियन कंट्री और अरबियन कंट्री ने मिलकर के भारत को जम करके लूटा। अब कैसे लूटा, क्या लूटा, और सारी बातें हम बता रहे हैं। अभी हम इस बात पे विचार करें कि भारत में जो रिसोर्स है वो कौन कौन से थे और रिसोर्सेस के मामले में वेस्टर्न कंट्री से भारत कैसे अलग था, कैसे ज्यादा जो है रीच हुआ करता था। तो मार्को पोलो, देखो एक बात ध्यान में रखना, मार्को पोलो रहने वाला है
इटली का, और इटली में वेनिस जो है एक शहर है, उस वेनिस का रहने वाला है, ठीक है। और मार्को पोलो ने सोचा कि हम क्या करेंगे कि हम साउथ ईस्ट एशिया का जो है वो ट्रैवलिंग करेंगे। क्या करेंगे? साउथ ईस्ट एशिया का ट्रैवलिंग करेंगे। अब साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या होता है? दक्षिण पूर्वी भाग एशिया। अब देखो एशिया क्या है? एक महादेश है, इसमें एक कंट्री तो है नहीं, बहुत सारे कंट्री हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसी में से एक कंट्री जो है वो भारत भी है। आप जानते हो एशिया में ही चाइना पड़ेगा, बांग्लादेश पड़ेगा, पाकिस्तान पड़ेगा, अफगानिस्तान पड़ेगा, म्यांमार पड़ेगा, बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं इसमें। तो इसी में से एक कंट्री क्या है? भारत है, इंडिया है। तो ये मार्को पोलो रहने वाला इटली का था, और था क्या ये? तो एक नेविगेटर था। नेविगेटर का मतलब होता है दोस्तों नाविक। नाविक का मतलब होता है जो समुद्र में जो है ना नाव चलाने वाले होते हैं, उसको कहा जाता है नाविक। नेविगेटर इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये इसने सोचा कि हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया का जो है वो क्या करेंगे? समुद्री रास्तों से, सी रूट से पूरा राउंड करेंगे, चक्कर लगाएंगे, और हर देशों के बारे में, जो एशिया के देश है उसके फीचर्स के बारे में पता लगाएंगे कि क्या विशेषता है वहां की। जैसे मान लो चाइना में जाता है तो चाइना की क्या विशेषता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्ल्ड में नहीं मिलती। इंडिया में आता है तो इंडिया में कौन सी ऐसी चीज है जो वर्ल्ड में नहीं मिलती। पाकिस्तान में जाता है, उस समय पाकिस्तान तो था नहीं। तो अब देखो, तो इसी तरह से ये शुरुआत करता है अपने ट्रैवलिंग की 1271 में, यानी 1271 एडी में ये शुरू करता है, और इसकी जो यात्रा होती है वो 1295 तक होती है। यानी यहां से यहां तक आप देखोगे तो टोटल 24 इयर्स तक एक लंबा समय मिलेगा। 24 साल कम समय नहीं होता। और इस 24 साल तक इसने क्या किया? इसने यात्रा किया। कहां का यात्रा किया? साउथ ईस्ट एशिया के देशों का। किस रूट से किया? सी रूट से किया। और उन देशों में जाकर के इन 24 साल में सबसे ज्यादा ये अपना टाइम जो अपना स्पेंड किया वो था 17 साल तक चाइना में, और इसके बाद जो है और सारे देशों में। तो चाइना में 17 साल अकेले ये रहा है, और बाद बाकी 24 सालों तक ये यात्रा किया है साउथ ईस्ट एशिया का। करने के बाद इसने भारत के बारे में जो है बताया, एक बुक लिखा जिसका नाम है ट्रैवलिंग हिस्ट्री बाय मार्को पोलो, यानी मार्को पोलो की यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का मतलब दोस्तों होता है कि इतने सारे देश जो हैं हमने घूमा है जो एशिया में, उसकी क्या क्या विशेषता है वो यहाँ पे बताया। तो इसके लिए क्या किया ये? इसके लिए करता क्या है कि अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री में ये लिखता है कि भारत में देखो क्या क्या चीज पाए जाते हैं जो पूरे वर्ल्ड में नहीं पाए जाते। तो यहाँ पे आप लोगों को 5-6 चीजों का नाम मैं लिख देता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे है तो बहुत ज्यादा। पहला चीज है वो बताया कि भारत में जो स्पाइस मिलता है ना, जो मसाले मिलते हैं, वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलते, एक इंडोनेशिया छोड़ करके। और इंडोनेशिया में जो है वो भारत के मसालों से थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का मसाला मिलता है। ये बात अलग है कि वहाँ क्वांटिटी कम है और इंडिया में सबसे ज्यादा है। तो जहां सबसे ज्यादा है वहीं पे लोग फोकस करेंगे। तो एक तो स्पाइस के बारे में। दूसरा बोला स्टोन। स्टोन मतलब आज हाथ में देखते होंगे आप लोग, उंगलियों में लगाए जाते हैं मोती माणिक वगैरह जो हैं। तो ये सारे के सारे जो स्टोन है ना वो इंडिया में पाए जाते थे। हाँ, उसके अलावा उसने बताया कि इंडिगो जो नील है वो भारत में पाया जाता था। जो नील आप लोग कपड़े में देते हैं वो वाला नील है। और उसके बाद उसने बताया कि इसके अलावा जो है भारत में साल्ट पीटर की बात हम करें तो ये पाया जाता था। उसके अलावा सिल्क के बारे में, रेशम के बारे में बताया, जूट के बारे में बताया दोस्तों, और इसके साथ टी एंड कॉफ़ी के बारे में भी बताया कि इंडिया में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कॉटन के बारे में, यानी कपास के बारे में, कि भारत में जो है वो कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है जिससे कॉटन क्लोथ बनाया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब आप पूछोगे कि ये सारा चीज़ जो है वो इंडिया में मिलता था, लेकिन कहीं वेस्टर्न कंट्री में इसका बहुत ज़्यादा अभाव था। और एक बात बताओ, जब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री के ये यूरोप के लोग आएंगे, यूरोप की कंपनी आएगी, तो वो क्या करेगी? वो करेगी कि भारत से इन चीज़ों को रॉ मटेरियल फॉर्म में, यानी कच्चे माल के फॉर्म में लेगी, और ले जाकर के पैकेजिंग करके या अपनी मशीनों में जो है बना
करके और फिर वर्ल्ड को वो क्या करेगी, सेल करेगी। उसमें भारत में भी वो लोग आकर के बेचेंगे। तो जब भारत में बेचेंगे तो भारत के मार्केट जो है वो क्या होगा, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होगा। और भारत की न केवल मार्केट डिस्ट्रॉय होगी बल्कि यहाँ के व्यापारियों की जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा लॉस में रहेंगे। तो ये सारी की सारी बातें, ये आप बोलोगे कि ये रिसोर्सेज के बारे में पहली बार किसने बताया, तो मार्को पोलो ने बताया। कि मार्को पोलो ने बताया कि इतने सारे रिसोर्सेज भारत में हैं कि इतना वेस्टर्न कंट्री में और अरबियन कंट्री में नहीं मिलता। और यदि ये वेस्टर्न और अरबियन कंट्री वाले लोग भारत में जाए, व्यापारी यहाँ के, और ले करके आए अपने यहाँ बेचे, उसको पैकेजिंग करके, उसको बना करके, तैयार करके माल को बेचे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट वो कमा सकते हैं। और इनकी किताबें पढ़ करके अरबियन कंट्री वाले जो हैं फिर जा करके उत्सुक हुए। इसके अलावा जो हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में भी मैंने बताया कि दादा भाई नौरोजी कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी जो हैं वो एक इकोनॉमिस्ट थे, यानी अर्थशास्त्री थे। और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के ये जो है एक लिबरल लीडर थे। यही वो दादा भाई नौरोजी, जिसे ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया का मतलब भारत का सबसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है दोस्तों। तो ये इन्होंने भी अपनी जो किताब लिखी है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस किताब में भी इसको दर्शाया कि देखो भाई, भारत इतनी ज़्यादा जो है संपन्न देश था, लेकिन भारत यूरोपीय कंट्री के आने से पहले 27% इसका एक्सपोर्ट रेट था। एक्सपोर्ट रेट मतलब होता है दोस्तों कि अपने माल को बेचना, यानी एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि बेचो, है ना। एक्सपोर्टर, निर्यातक कंट्री जिसे कहा जाता है। तो निर्यात का रेट जो हुआ करता था, दर, वो 27% था। लेकिन जब ये बुक इनकी पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम रहता है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये जो किताब पब्लिश होती है दोस्तों, ये किताब पब्लिश होती है 1867 में। आप सबको ये ध्यान में रखना है। तो ये एक्सपोर्ट रेट ये बताते हैं कि 27% से गिर करके 67 तक 2% हो गई। अब देखो 27% बेचने वाला देश जो है 27% अपने माल को, और उसका एक्सपोर्ट रेट घट करके 2% हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत काफ़ी ज़्यादा, भारत को लूटा जा रहा था। भारत का एक्सपोर्ट रेट इतना गिर जाने का मतलब कि भारत का एक्सप्लोटेशन हुआ था, जम करके भारत का शोषण हुआ था। और मैं ये बता दूं कि ये वही है जिसमें साफ तौर पे इस किताब में दादा भाई नौरोजी बताते हैं कि भारत की जो पॉवर्टी है, गरीबी है, उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ब्रिटिश सरकार की जो है वो बैड इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसके चलते भारत जो है पूरी तरह से कंगाली के रास्ते पे जा रहा है। और इसी किताब में उन्होंने बताया था कि लगभग $7 बिलियन, आज के दोस्तों यदि मान लो $1 बराबर 80 रुपया भी आप लेते हैं तो लगभग 560 अरब, जरा सोचिए 560 बिलियन रुपया एक केवल जो है 1867 तक एक केवल जो है ब्रिटिश ले गए थे। और ब्रिटिश से पहले कौन आया था? पोर्तुगीज आए थे, डच आए थे। उसके अलावा जो है अरबियन कंट्री वाले, अभी मैंने बताया इजिप्ट आए थे, ग्रीक वाले आए थे, ग्रीक के साथ जो है वो टर्की वाले आए थे, और इसके बाद फ्रांसीसी भी लास्ट में आए, आप देखें। तो ये सारे के सारे कंट्री जो है भारत का जो है जम करके इन लोगों ने शोषण किया था। और ये किताब पूरी तरह से ये खोल दिया। इन्होंने एक इसमें थ्योरी दी जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी कहा जाता है, यानी धन निष्कासन का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत से धन का पलायन हुआ है, यानी ले जाया गया है, ड्रेन हुआ है। और कितना धन? तो अकेले ब्रिटिश जो हैं 1867 तक कितना ले गए हैं? $7 बिलियन, यानी 560 अरब। आज के ज़माने में जरा उस टाइम पे आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा होगा। और इसके अलावा भारत आज़ाद कब होता है? तो 1947 में। तो जरा सोचो कि अभी 1867 तक की बात कही जा रही है कि एक्सपोर्ट रेट भी गिरा हुआ है 27 से 2% तक, और $7 बिलियन रुपये, यानी 560 जो है आज के ज़माने में 560 अरब रुपये, बिलियन रुपये जो है ओनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ले गए हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ोगे और सारी चीज़ें पढ़ोगे। देखो, हम जब पढ़ाते हैं ना तो एक किताब से नहीं पढ़ाते। आपको बता दें कि इंडियन हिस्ट्री पे जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाए, तो कई सारी किताबों के सम्मिश्रण आपको मिल जाएगा जो मैंने पढ़ा है। जैसे मैं बताऊं कि सुमित सरकार एक कम्युनिस्ट लेखक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उनकी भी बुक मैंने पढ़ा है। BL ग्रोवर की किताब पढ़ा है मैंने जो है बिपिन चंद्रा की, स्पेक्ट्रम की, राजीव वहेर की, अच्छा इसके ओझा की, ऐसे करके बहुत सारी किताबें, प्लस में दृष्टि के जितने भी नोट्स है वो ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तब जाकर के इतनी सारी नॉलेज एक साथ आपको दे रहे हैं।
तो आपको ये समझिए कि क्लास के बाद यदि आप इसे प्रॉपर करते हैं, थोड़ा सा मेरी लॉन्ग वीडियो हो सकती है, लेकिन मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ कि 10-15 मिनट तक 12 मिनट तक बना करके कई सारे पार्ट होंगे, लेकिन आप इसे अच्छे से देख लेते हैं ना, यकीन मानिए आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, बल्कि आप एक अच्छे जानकार बन जाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। और यदि हमारी वीडियो में से यदि आपको कुछ क्वालिटी, कुछ वैल्यू एड अप में होती है तो आप इसे शेयर अपने फ्रेंड सर्किल में कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जो है आप लोग वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और उससे जो है आप पढ़ाई कीजिए। यकीन मानिए आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। यदि आप सबका प्यार दुलार बना रहा तो मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री एंड देन मेडिएवल हिस्ट्री, न केवल हिस्ट्री का बल्कि इंडियन पॉलिटी का भी, और इंडियन पॉलिटी के साथ आईआर वाला जो पार्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पार्ट है, वो सारे के सारे जो है एक साथ एक प्लेलिस्ट में बना करके दूंगा। थैंक यू आप सबको।